Bismillahirrahmanirrahim. So in the previous lecture we were working on maximum likelihood detector, and the topic was not completed in the last session, so we are going to continue with the same topic. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्टर में सारी डिटेल देख रहे थे। अगर मैं क्विक रिव्यू दूँ तो बेसिकली हम ये कह रहे थे कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्टर बेसिकली एक ऐसा डिटेक्टर है जो कि ट्राई करेगा मिनिमाइज़ करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को। तो उसके पर्सपेक्टिव से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो गामा नॉट एक बाउंड्री हमने बेसिकली ड्रॉ की थी जो बेसिकली एक ऑप्टिमम बाउंड्री है, और ऑप्टिमम इस सेंस में दैट इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द एरर फॉर दिस डिटेक्टर। तो इस पर्सपेक्टिव से हमने जी ऑफ कैपिटल टी और गैमा का रिलेशनशिप देखा था ये सारा। इसके बाद एक लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट देखा था, और लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो कि मैं ट्रांसमीटर में मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास S1 ट्रांसमिट होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 है जो प्रोबेबिलिटी कि मैंने S2 ट्रांसमिट किया है रिसीवर पे। ये दोनों इक्वली लाइकली सिग्नलिंग है। इक्वली लाइकली सिग्नलिंग के लिए P ऑफ S1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 दे विल बी इक्वल। और उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2, ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2, तो वी विल डिसाइड इन फेवर ऑफ S1, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 से, तो हम डिसाइड करेंगे S2 के फेवर में। और अगर मैं आपको लेके जाऊँ वापस थोड़ा सा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें देखी थी कि अगर मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मुझे Z A ऑफ कैपिटल T यहाँ पे मिला और मैंने डिसाइड करना है यहाँ पे 1 है या 0 है ओरिजिनल सिग्नल मेरा वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो इट विल कट टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 और दूसरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2। तो मैं हमेशा उस वैल्यू के फेवर में डिसाइड करूँगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 से ज़्यादा है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 के फेवर में डिसाइड करूँगा। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो अभी जो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ उन सारी बेसिक्स का मैथमेटिकल प्रूव है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो लास्ट टाइम हमने गैमा नॉट की वैल्यू सेट की थी A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली गैमा नॉट जो है वो दोनों वैल्यूज़ के एग्जैक्टली सेंटर में जनरली हम रखते हैं, एंड वी कॉल इट द ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड फॉर मिनिमाइजिंग द एरर प्रोबेबिलिटी। और ये सारी की सारी चीज़ हमने बेसिकली देखी थी। और कल हम जो लास्ट चीज़ हमने देखी थी कि वंस वी हैव मेड अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्टर, तो वी वुड लाइक टू नो कि एरर प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास इस डिटेक्टर में, क्योंकि डिटेक्टर कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक एन एरर इन द रियल लाइफ या रियल टाइम रियल सिनेरियोज में इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू मेक एन एरर। तो कुछ ना कुछ एरर डेफिनेटली होगी क्योंकि आइडियल सिचुएशन नहीं है हमारे पास। तो कल हमने ये देखा था कि अगर मैं ये कहूँ कि एन एरर विल अकर इफ़ S1 of T is sent and Z of T is less than gamma naught। इसका ये मतलब है, अगर मैं वापस फिगर पे जाऊँ तो ओरिजिनली अगर मैंने S1 of T ट्रांसमिट किया था तो करेक्ट डिसीजन के लिए मुझे Z ऑफ कैपिटल T की वैल्यू जो है वो गैमा नॉट से ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, विच मीन्स इस रीजन में मिलनी चाहिए थी। तो अगर तो मेरी वैल्यू इस रीजन में है तो इस पूरे रीजन में अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 से ज़्यादा है। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आएगी Z ऑफ कैपिटल T की जो गैमा नॉट से बड़ी है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिसाइड इन फेवर ऑफ S1। और ओरिजिनली भी आपने चूंकि S1 भेजा था तो यू आर गोइंग टू मेक अ करेक्ट डिसीजन। और यही लॉजिक ट्रू है S2 के लिए कि अगर आपने S2 ट्रांसमिट किया है और गैमा नॉट से पीछे की वैल्यू आई है तो आपके पास करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपके पास अगर आपने S1 ट्रांसमिट किया और वैल्यू गैमा नॉट से ऊपर आई है तो यू आर इन करेक्ट डिसीजन रेंज, और अगर आपने S2 ट्रांसमिट किया और गैमा नॉट की वैल्यू से कम आई है तो आप भी फिर भी करेक्ट डिसीजन में है। सो एरर होगा कहाँ पे? एरर तब होगा कि आपने लेट सपोज S1 ट्रांसमिट किया और आपको वैल्यू ऑफ Z ऑफ कैपिटल T मिली लेस देन गैमा नॉट, यानी कि आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी एक्चुअली अगर आपने करेक्ट डिसीजन करना है तो गैमा नॉट से ग्रेटर वैल्यू मिलनी चाहिए Z ऑफ कैपिटल T की, लेकिन आपको वैल्यू मिली है गैमा नॉट से कम। सो इट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक एन एरर।
तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं एरर देखूं तो ये जितनी ये पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया बेसिकली मुझे बता रहा है दिस इज द टोटल एरर दैट विल occur if I have transmitted S1 and the value that I received is less than gamma naught. एक चीज़ और जो मैंने कल भी बताई थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे शो ज़रूर हुआ हुआ है फिगर में कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़ीरो को टच करी, बट इन रियलिटी कभी भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ज़ीरो को टच नहीं करेगी. इट विल गो ऑन फॉर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है. तो अगर एक सर्टन वैल्यू से नीचे चली जाती है तो हम कंसिडर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, लेकिन कभी भी ये ज़ीरो होगी नहीं इन प्रिंसिपल. तो इस पर्सपेक्टिव से ये जो शेडेड रीजन है ये वो एरिया है जब आपने S1 भेजा था और आपको S2 डिटेक्ट हुआ है. और ये जो एरिया है, इसी तरह जैसे ये केस ट्रू है कि अगर आपने S1 ट्रांसमिट किया था और आपने S2 डिटेक्ट किया, इसी तरह ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने S2 ट्रांसमिट किया और आपको S1 डिटेक्ट हो. तो उस पर्सपेक्टिव से ये जो पोर्शन है ये वाला, ये गैमा नॉट से लेके ये A1 वाले रीजन में ये पोर्शन है, ये पोर्शन होगा उस एरर का कि आपने ओरिजिनली S2 भेजा था लेकिन डिटेक्ट S1 हो गया. तो इस पर्सपेक्टिव से हम कल जो देख रहे थे पूरे का पूरा एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन ये था कि वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द एरर, कि डेफिनेटली मेरे पास डिटेक्टर जो है वो एरर, उसमें एरर डेफिनेटली आएगा, फॉर श्योर आएगा. सो लेट्स से कि अगर मैंने S1 भेजा और z ऑफ कैपिटल T लेस देन गैमा नॉट निकला तो मैं S2 के फेवर में डिसाइड करूँगा, जो कि गलत वैल्यू है. तो इसका मतलब है दैट एरर हैज़ अकर्ड. तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन S1, अगर मैं लिखूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैंने S1 ट्रांसमिट किया था और मुझे एरर मिले, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन S1. तो इसका मतलब है कि मैं एरर को कंडीशन कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ उस एरर की जो मुझे मिलेगा अगर मैंने ओरिजिनली S1 ट्रांसमिट किया था, एंड दैट इज इक्वल टू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस टू गिवन S1. इसका मतलब है कि ओरिजिनली मैंने S1 ट्रांसमिट किया था जो कि यहाँ पे है, लेकिन मैं डिसाइड करूँगा S2 के फेवर में, क्योंकि hypothesis 2 is basically that you are going to select S2. So it is basically probability of error given S1 is basically probability of detecting S2 given you have transmitted S1. So इस perspective से अगर मैं इसको decide करूँ तो इस perspective probability of error given S1 is equal to probability of hypothesis 2 given S1, which is equal to integral from minus infinity to gamma naught of probability of z given S1. तो ऊपर वाली फिगर मैंने अभी जो बताया था ये बेसिकली वही फिगर ड्रॉ हुई हुई है. तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रीजन है ये गैमा नॉट A2, ये वाला जो रीजन है, ये ट्राइंगुलर सा रीजन जो बन रहा है, ये बेसिकली वो रीजन यहाँ पे आपका एरर हो रहा है. तो अगर किसी तरह मैं इस एरिया अंडर द कर्व निकालूँ तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिल जाएगा. सो जब भी मैं इसको करूँगा, चूँकि मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो मैं इस पर इंटेग्रल अप्लाई करूँगा और इंटेग्रल की लिमिट्स होंगी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू गैमा नॉट. क्योंकि ये कर्व अगेन यहाँ पे लग तो रहा है कि जीरो हो रही है लेकिन जीरो कभी होगी नहीं. तो अगर ये जीरो नहीं हो रही और माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है तो डेफिनेटली मुझे माइनस इन्फिनिटी से लेके गैमा नॉट, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन और पीछे पूरा माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे का सारा पोर्शन मैं इंटीग्रेट करूँगा तो दैट विल गिव मी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन दैट आई हैड ट्रांसमिटेड S1. तो मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी, माइनस इन्फिनिटी टू गैमा नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S1 एंड आई हैव टू इंटीग्रेट ओवर z, so that is d of z. सेम होल ट्रू कि मैंने S1 ट्रांसमिट किया था तब भी एरर की पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैंने S2 ट्रांसमिट किया और तब भी एरर आया, विच मीन्स कि मैंने S2 ट्रांसमिट किया ओरिजिनली बट मुझे रिसीव हुई चीज़ दैट इज S1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन S2 इज इक्वल प्रोबेबिलिटी of hypothesis 1 given S2, which means this is a probability that you are going to decide in favor of S1 given that you have transmitted S2. तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन बनेगा, ये गैमा नॉट से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ये. सो गैमा नॉट से पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S2, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पोर्शन आपके पास गैमा नॉट से आगे आ रहा है बेसिकली आप उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम गैमा नॉट अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो अब अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना चाहूँ तो आई कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला कि मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर PB इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1. तो ये बेसिकली है कि एरर प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ S1 अगर करूँगा तो ये मुझे
एरर देगी बेसिकली S1 के परस्पेक्टिव से, और इसी तरह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन S2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 करूँगा तो मुझे ये टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी S2 के केस में एरर की। तो टोटल बिट एरर प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर PB इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 गिवन S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। अब यहाँ पे अगर मैं रुकूं, और जो कल भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमीटर पे अगर आप देखें, अगर इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट करूं, तो अगर मेरे पास कोई डेटा स्ट्रीम आ रही है और मैं आपसे ये पूछूं कि बाइनरी डेटा स्ट्रीम है, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू हैव 1 and you have to transmit it, and what is the probability that you are going to have 0 and you are going to transmit it with the condition कि 0 और 1 दोनों equally likely हैं occurrence के perspective से। तो अगर मेरे पास 0 और 1 है और मेरा सोर्स जनरेट कर रहा है डेटा विद इक्वली लाइकली सिग्नलिंग, विच मीन्स 0 के अगर होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है जितनी 1 के अगर होने की है, तो आई कैन राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 0.5 पुट कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 को भी 0.5 पुट कर दूं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम total probability of error is equal to 0.5 into probability of H2 given S1 plus 0.5 into probability of H1 given S2। तो total probability ये आपके पास आ गई। इससे पहले एक चीज़ हम और भी देख चुके हैं कि हम probability of Z given S1 probability of Z given S2 ये दोनों के दोनों को देखें, ये दोनों सिमेट्रिकल है। इट मीन्स कि इनकी मीन सिर्फ डिफरेंट होगा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन ये एग्जैक्टली सेम होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास आइडेंटिकल अगर नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट अगर मैं ये बात करूँ कि दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं, विच मीन्स कि जितना स्प्रेड इसका है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 का, उतना ही स्प्रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 का है। तो आई कैन वेरी इजीली राइट दैट मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन S1 अगर मैं यहाँ पे पुट इन कर दूं, लेट सपोज 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन S1 की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 गिवन S2 पुट कर दूं, तो ये भी सेम रहेगा। तो अगर मैं हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 गिवन S2 प्लस हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 गिवन S2 ऐड करूंगा, दैट वुड गिव मी प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 गिवन S2, और डेफिनेटली जो कि सिमेट्रिकल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन S1 मेरे पास आ जाएगा। सो इसका ये मतलब है कि ओवरऑल मेरे पास ये सिचुएशन बनेगी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। सो अब ये तो हमने डेरिवेशन कर ली जर्नल, लेकिन अब इसकी वैल्यू के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करना है, तो इट इज़ बेसिकली एरिया अंडर द टेल ऑफ ईदर लाइकलीहुड फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 ऑन इनकरेक्ट साइड ऑफ द थ्रेशोल्ड। ये वही सारी सिचुएशन जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, गैमा नॉट से ऊपर गलत डिसीजन और गैमा नॉट से नीचे गलत डिसीजन वाला। तो किसी पर्सपेक्टिव से अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास ओवरऑल सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 इंटू DZ। बेसिकली मैं इसको Z के ऊपर इंटीग्रेट करूंगा और मैं इसको लेके जा रहा हूँ गैमा नॉट से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मैं ये भी कर सकता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 होती मेरे पास, और मैं उसको इंटीग्रेट करता माइनस इन्फिनिटी से लेके गैमा नॉट तक, वो भी इक्वली पॉसिबल था, और उसको भी अगर आप करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास सेम ही आएगा। बट टू बी ऑन सेफर साइड मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 ही लेके चलता हूँ, क्योंकि गैमा नॉट A1 प्लस A2 मुझे नोन पर है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से इट इज गोइंग टू बी इजी। लेकिन अगर आप दूसरी तरह करना चाहें कि आप माइनस इन्फिनिटी से लेके गैमा नॉट तक उसको एवेल्युएट करना चाहें, तो वो भी सिचुएशन बिल्कुल ठीक होगी। सो अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की कोई वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, कोई एक्सप्रेशन निकालने जा रहा हूँ। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 का एक्सप्रेशन पुट इन करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ के लिए जब डेरिवेशन पूरी की थी और इसमें डिटेक्शन में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 का पूरा एक फॉर्मूला निकाला था, एक एक्सप्रेशन निकाला था। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू पुट दैट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 2 पाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ -1/2 Z माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट होल स्क्वायर, एंड उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम गैमा नॉट अप टिल इन्फिनिटी।
और गामा नॉट की वैल्यू चूँकि हम पहले निकाल चुके हैं, A1 प्लस A2/2 है, तो मैं इसकी वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। सो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S2 का जो एक्सप्रेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन वो था कि अगर मेरे पास कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है, S2 अगर ट्रांसमिट हुआ है और उसने नॉइज़ अब्जॉर्ब की है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो बेसिकली ये बनेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z, इनफैक्ट z मेरे पास जो है वो ऐसा सिग्नल था जो डिटर्मिनिस्टिक प्लस रैंडम था। दो कंपोनेंट थे, लेकिन चूंकि उसमें रैंडमनेस थी तो हम ओवरऑल पूरे सिग्नल को रैंडम कंसिडर करेंगे, और दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S2। तो उसके साथ बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही एसोसिएटेड होगी। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S2 यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसके बाद मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं z माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट को इक्वल टू u रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस पूरे आर्गूमेंट को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। इससे आगे के स्टेप सिंपली मैथमेटिकल हैं, इनका कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। तो अगर मैं z माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट को इक्वल टू u पुट कर लूँ तो ये सारा एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगा पहले देख लेते हैं इसको। सो लेट्स से मैंने u को इक्वल टू पुट किया z माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट। तो अगर मैं दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लूँ, चूँकि मैं अब रिप्लेसमेंट करूँ, बेसिक आइडिया मैं अगर आपको दोबारा दे दूँ, मैं करना ये जा रहा हूँ कि मैंने चूँकि रिप्लेसमेंट कर दिया है, मैंने इस पूरे के पूरे पोर्शन को u के इक्वल पुट कर दिया है। तो अब मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे लिमिट्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज होंगी इन टर्म्स ऑफ u, क्योंकि ये लिमिट्स जो हैं ये बेसिकली z की लिमिट्स हैं, ये लिमिट z की लिमिट्स हैं। मुझे अब चूंकि मैं z माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट को u से रिप्लेस करूँ तो मुझे यहाँ पर अब लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ जो करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dz है, लेकिन अगर मैं z माइनस A2 बाई सिग्मा नॉट को इक्वल टू u पुट करूँ तो यहाँ पे बेसिकली मुझे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी अब मुझे du की टर्म्स में चाहिए। तो ये होगा किस तरह, ये सिंपल मैथमेटिकल प्रोसीजर है, लेकिन आसानी के लिए मैंने उसको भी डिटेल डेरिवेशन किया है। तो लेट्स से मैंने अगर u इज इक्वल टू z माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट किया है, तो मैं दोनों साइड पे अगर डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू d, तो दिस विल बिकम du अपॉन dz, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा नॉट, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d अपॉन dz ऑफ z माइनस A2 ये बन जाएगा। अगेन जो अगर आप देखें तो du ओवर dz इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा नॉट, A2 वाला पोर्शन जो कांस्टेंट है ये पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा, और आपके पास बाकी बचेगा dz अपॉन dz जो डेफिनेटली 1 के इक्वल आएगा। तो du अपॉन dz विल बी इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा नॉट, और अगर इसको मैं रीअरेंज कर लूँ तो सिग्मा नॉट इंटू du इज इक्वल टू dz बन जाएगा मेरे पास। इसका मतलब है कि मैं dz की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ सिग्मा नॉट इंटू du। तो अगर मैं dz की जगह सिग्मा नॉट du रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी u की टर्म्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक काम मैंने कर लिया कि मैंने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे चेंज कर लिया क्योंकि मैंने u को रिप्लेस कर दिया था। अब आए थे लिमिट्स की तरफ। जब अगर आप देखें तो अपर लिमिट z की थी इन्फिनिटी और लोअर लिमिट z की थी A1 प्लस A2 बाई 2। तो जब z इन्फिनिटी होगा तो अगर मैं u इज इक्वल टू z माइनस A2 बाई सिग्मा नॉट जो मैंने रिप्लेसमेंट की है इसमें z की वैल्यू इन्फिनिटी डालूं तो ये u की जो अपर लिमिट आएगी वो इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट विल गिव यू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आ जाएगी आपके पास अपर लिमिट। इसका मतलब है z की अपर लिमिट जब इन्फिनिटी होगी तो u की अपर लिमिट भी तब इन्फिनिटी होगी। लोअर लिमिट की अगर मैं बात करूं तो व्हेन z इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 होगा और मैं u इज इक्वल टू z माइनस A2 में ये बेसिकली रिप्लेस कर दूं। अगर u इज इक्वल टू z माइनस A2 था, A2 बाई सिग्मा नॉट था, और अगर मैं इसकी जगह z की जगह A1 प्लस A2 बाई 2 लिख दूँ तो इट वुड बिकम A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट। तो यहाँ किया मैंने ये बेसिकली सिर्फ z की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 की, और u वाले जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर जो z की वैल्यू थी वो रिप्लेस कर दी है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ दिस विल बिकम A1 प्लस A2 माइनस 2A2 डिवाइड बाई 2, और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो दिस विल बिकम A1 माइनस A2 डिवाइड बाई ट्वाइस सिग्मा नॉट। तो अगर मैं जो ऊपर वाली इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन की बात करूं जहां पे हम ये इस इक्वेशन की बात करूं, जब मैं पुट इन करूंगा, इनफैक्ट इस इक्वेशन में जब रिप्लेसमेंट लिमिट चेंज करूंगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और जब मैं dz को du से रिप्लेस कर दूंगा, z माइनस A2 बाई सिग्मा नॉट को u से रिप्लेस कर दूंगा, तो फाइनली आई विल लैंड एट एन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू दिस थिंग। तो u इज इक्वल टू A1 माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। अपर लिमिट u की इन्फिनिटी हो जाएगी तो इंटीग्रेशन की लिमिट सेट होगी।
उसके बाद मैंने 1/σ0√2π एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 और इस पूरी की पूरी सिचुएशन को जो z-a2 है, अगर मैं इस z-a2/σ0 की जगह पुट इन कर दूंगा u की वैल्यू, तो डैट वुड बिकम -u²/2। तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन विद इन द एक्सपोनेंशियल है, डैट विल बिकम -u²/2। और अगर मैं dz की जगह d∑0 इंटू du पुट करूंगा तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप देखें σ0 यहाँ पर भी है और σ0 यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली यू विल लैंड एट एन एक्सप्रेशन विच इज समथिंग लाइक दिस, u इज इक्वल टू a1 - a2 डिवाइड बाई ट्वाइस σ0 अप टिल इन्फिनिटी 1/2π अंडर रूट एक्सपोनेंशियल ऑफ -u²/2 इंटीग्रेटेड ओवर du। तो बेसिकली ये क्यू फंक्शन है, इसको एवेल्यूएट करने के लिए बेसिकली आप क्या करेंगे कि क्यू फंक्शन, अगर आप देखें मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर मेरे पास गॉसियन कर्व है और मैंने किसी एक पॉइंट से ऊपर की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली मैं कर ही रहा हूँ कि a1 - a2 डिवाइड बाई ट्वाइस σ0 यहाँ पर जो वैल्यू है और अप टिल इन्फिनिटी, तो मैंने इसके ऊपर वाला बेसिकली a1 - a2 डिवाइड बाई ट्वाइस σ0 से ग्रेटर जितना पोर्शन है उस सब को इंटीग्रेट करना है, उस सब की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए क्यू फंक्शन यूज़ करेंगे। तो क्यू फंक्शन के परस्पेक्टिव से अगर देखो तो क्यू फंक्शन विद द आर्गूमेंट a1 - a2 डिवाइड बाई ट्वाइस σ0 अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास एग्जैक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर आ जाएगा फॉर मैक्सिमम लाइकलीहुड डिटेक्टर। तो इस परस्पेक्टिव से ये ओवरऑल सिचुएशन थी हमारे पास मैक्सिमम लाइकलीहुड डिटेक्टर की। एक क्विक रिव्यू दे दूंगा जल्दी से जो आज का पोर्शन है। तो इनफैक्ट पूरे के पूरे मैक्सिमम लाइकलीहुड डिटेक्टर का अगर रिव्यू दे दूँ दैट वुड बी गुड। तो करना मैं ये चाह रहा हूँ कि डिटेक्टर का पोर्शन पूरे का पूरा हमने जो अभी तक छोड़ा हुआ था अब उसको बेसिकली हम देखने जा रहे हैं। तो उसमें हमने पहले तो डिसीजन क्राइटेरिया रखा था डिटेक्टर के लिए कि z ऑफ कैपिटल T पे दो हाइपोथेसिस डिफाइन किए थे, H1 और H2। H1 है कि आपने S1 ट्रांसमिट किया और आपको S1 ही डिटेक्ट हुआ है, और H2 है बेसिकली आपको S2 डिटेक्ट हुआ है। और ये वैल्यू बेसिकली डिपेंड करेगी गैमा पे कि गैमा की कोई ऐसी वैल्यू लें जिसकी बेस पे आप ये सारे के सारे काम कर सकें। अब गैमा की वैल्यू किस तरह लेनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगी? तो द सिंगल क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द वैल्यू ऑफ गैमा इज दैट यू नीड टू मिनिमाइज द एरर प्रोबेबिलिटी, या इनफैक्ट आपने एरर वैल्यू को मिनिमाइज करना है। सो एरर वैल्यू को मिनिमाइज करेंगे तो आपने कोई ऐसी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ गैमा लेनी है जो कि उसको मिनिमाइज करे। सो गैमा इज इक्वल टू गैमा नॉट को हम रखते हैं ऑप्टिमम वैल्यू, विच मीन कि जब भी हम गैमा इज इक्वल टू गैमा नॉट रखेंगे हमारा एरर जो है वो मिनिमम होगा। उसमें फिर हमने लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट और लाइकलीहुड फॉर्मुलेशन देखी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S2, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन S2 और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 और S1, चूँकि हमने कहा है कि इक्वली लाइकली सिग्नलिंग है, तो ट्रांसमीटर पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 है दोनों इक्वल हैं, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो दिस थिंग विल बिकम इक्वल टू 1। अगर आप इस प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S2 को इस साइड ऑफ इनइक्वालिटी पे ले आए तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन S1 with these two sign hypothesis 1 hypothesis 2 into probability of z given S2 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो it is basically detector chooses S1 of T if probability of z given S1 is greater than probability of z given S2, and it is going to choose S2 which is basically a hypothesis 2 that probability of z given S1 is less than probability of z given S2। इसी तरह हमने इस सारी की सारी चीज़ को देखते हुए z ऑफ कैपिटल T और इस हाइपोथेसिस के पर्सपेक्टिव से गैमा नॉट की एक ऑप्टिमम वैल्यू निकाली थी, दैट इज a1 + a2 डिवाइड बाई 2। इसकी डिटेल डेरिवेशन आपके पास अपेंडिक्स B 3.1 ऑफ क्लास में मौजूद है, लेकिन चूंकि हम उसकी डिटेल में जाएंगे नहीं तो लेट्स लीव इट। सो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अगर मैं अपने मैक्सिमम लाइकलीहुड डिटेक्टर को मिनिमम एरर के साथ ऑपरेट करना चाहता हूँ तो आई नीड टू put the value of gamma naught equal to a1 plus a2 divided by 2। So इसके बाद डिटेक्टर डिज़ाइन करने के बाद जो बेसिकली आइडिया ये है कि अब चूँकि डिटेक्टर है हमारे पास और रियल लाइफ में ये काम कर रहा है, रियल सिनेरियो में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू मेक एन एरर। तो अभी हम एरर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उस एरर प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिकली हमने ये सारी की सारी चीज़ देखी थी कि हम इस पोर्शन को दो तरह के एरर हो सकते हैं कि आपने ओरिजिनली S1 ट्रांसमिट किया और S2 डिटेक्ट हुआ, और या आपने S1 ट्रांसमिट किया और आपको डिटेक्ट S2 हुआ। तो इस पर्सपेक्टिव से आपने ये पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन S1 निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन S2 निकाला,
और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पी बी निकाली, और फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। इसके बाद हमने सिंपली ये किया है कि इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन S2 की वैल्यू पुट इन की है फ्रॉम गैमा नॉट, उसकी लोअर लिमिट रखी है और अपर लिमिट रखी है इन्फिनिटी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन S1 को यूज़ करते हुए भी निकाल सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी। सिर्फ उसमें होगा ये कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन S1 आ जाएगा, लोअर लिमिट बेसिकली माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी और अपर लिमिट जो है वो गैमा नॉट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 बन जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 हमने पहले ड्राइव की हुई थी, तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली यहाँ पे पुट किया है। इसके बाद आगे जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, और वो मैथमेटिकल स्टेप्स बेसिकली हैं कि आपने Z माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट को U से रिप्लेस किया है। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करना पड़ेगा और आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ U। तो उसका पूरी डिटेल मैंने आपको आगे बताइए कि अगर मैं u इज इक्वल टू Z माइनस A2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट लूँ, दोनों तरफ डेरिवेटिव लूँ, तो आई विल एंड अप विद dz इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू du। सर लिमिट्स की अगर मैं बात करूँ तो जब z इन्फिनिटी होगा तो मेरे पास u की भी अपर लिमिट भी इन्फिनिटी होगी, और जब लोअर लिमिट ऑफ z a1 प्लस A2 बाई 2 होगी तो लोअर लिमिट ऑफ u वुड बी A1 माइनस A2 डिवाइड बाई ट्वाइस सिग्मा नॉट। तो अगर मैं ये सारी की सारी चीज़ पुट करूँ इस इक्वेशन में तो इट विल, यहाँ पे मैंने लिमिट चेंज कर दी हैं, यहाँ पे मैंने डी की जगह सिग्मा नॉट du रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे u स्क्वायर बाई 2 आ गया मेरे पास जब मैंने Z माइनस A2 बाई सिग्मा नॉट को u से रिप्लेस किया। सो ये सिग्मा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आई विल एंड अप विद समथिंग लाइक दिस विच इज़ बेसिकली इवेल्युएटेड यूजिंग द क्यू फंक्शन विद द आर्गूमेंट A1 माइनस A2 डिवाइड बाई ट्वाइस सिग्मा नॉट। और क्यू फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम ऑलरेडी जो है टेबल हमने डेवलप किए हुए हैं बेसिकली उनको ही यूज़ करते हैं। सो दिस वाज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्टर।